गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है उसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है, किन के अनुसार अपन कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अपन ने पढ़ा था, होम्स के अनुसार, स्वेस के अनुसार, वॉन गार्टनर के अनुसार, अलग अलग प्रकार पढ़े थे। लेकिन जो सर्वमान्य है, सबका मत है वो, या वर्तमान में जो प्रचलित सर्वमान्य मत है उसके अनुसार जो पृथ्वी के जो भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार जो पृथ्वी के भाग हैं मुख्य रूप से 3 भाग हैं और अपन उन तीनों भागों की मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि उनका घनत्व क्या है, उनकी मोटाई क्या है, या उनमें कौन कौन से पदार्थों की जो प्रमुखता रहती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसको अपन मानते हैं सर्वसामान्य है वो। तो अपन बात करते हैं इसके 3 भाग में। अपन पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट, जिसको अपन कहते हैं जहां अपन रहते हैं धरातलीय भाग, ये वाला भाग। जैसे ये पृथ्वी का सबसे बाह्यतम भाग यानी सबसे ऊपर वाला भाग है। अगर अपन 3 परतों की बात की जाए तो ये पृथ्वी का सबसे बाह्यतम भाग है। जैसे इस प्रकार से मैं बता दूं, 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, ये सबसे बाहरी भाग है, ये सबसे बाहरी भाग है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, ये चित्र मैं अभी बताऊंगा आपको पूरा डिटेल से, लेकिन एक बार अपन देखते हैं पहले। तो देखो, जो मुख्य रूप से कटी फटी अवस्था में, जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये इस प्रकार से कटी फटी अवस्था में है ऊपर वाला भाग, क्योंकि यहाँ कहीं ऊंचा ऊंचा असमतल भाग है। तो अपन बात करते हैं इसकी मोटाई। इस भू प्रॉपर्टी की जो मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33 किलोमीटर। और इसके महाद्वीपों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो लगभग अलग है, और महासागरों के नीचे वो इसकी मोटाई अलग है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर के आसपास बताई गई है, और इससे अधिक भी हो सकती है, कहीं 40 से अधिक महाद्वीपों के नीचे। और अगर महासागरों की बात की जाए तो यहाँ इसकी मोटाई आपको बताई जाएगी 5 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच। कितनी? 5 से लेकर 10 किलोमीटर। जो जलीय भाग है उसके नीचे 5 से 10 है, और इस जलीय भाग है वहां 40 या 40 से अधिक। फिर अपन बात करते हैं जो महासागरीय भाग है, ये आपकी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। जो बेसाल्ट लावा युक्त चट्टान होती है ना, उससे निर्मित है महासागरीय भाग, जो महासागर। फिर अपन बात करते हैं अब इस जो भू प्रॉपर्टी है या क्रस्ट है, इसको अपन 2 भागों में पढ़ते हैं, ऊपरी परत और निचला परत, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी क्रस्ट की या ऊपरी भू प्रॉपर्टी की। ये ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता, यानी जो अब ग्रेनाइट चट्टान है वो ऊपरी भाग में अधिक है, ऊपरी क्रस्ट में या ऊपरी भू प्रॉपर्टी में। और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है इससे किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। ऊपरी से आपको ध्यान रखना, ऊपरी प्रॉपर्टी से महाद्वीपों का निर्माण यानी स्थल भागों का निर्माण। यहाँ सियाल व सीमा, यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन व एल्यूमिनियम की अधिकता है। जो आपने पहले पढ़ा था स्वेस के अनुसार सियाल परत, तो ये सबसे ऊपर वाली सियाल परत है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी है। 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी, इसका घनत्व 2.7 है पहली परत का। फिर अपन बात करते हैं निचली परत। ये निचली भू प्रॉपर्टी है इसका, ये बेसाल्ट प्रकार की चट्टान है, यानी ऊपर वाली थी वो आपकी ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है, और नीचे वाली बेसाल्ट प्रकार की चट्टान है। और इनका घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेमी, यानी 2.9 से शुरू हुआ, 2.7 से, और यहाँ पर 3 तक पहुंच गए निचली परत में। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर दोनों का थोड़ा अलग अलग घनत्व है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी पहली परत। जैसे मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, ये मैंने चित्र बनाया। अब इस चित्र में सबसे अलग अलग विशेषताएं, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ 33 किलोमीटर, ये आपका लिखा हुआ 33 किलोमीटर, यानी जो इस भाग से ऊपर वाली परत है ये आपकी क्या कहलाती है? भूपटल कहलाती है, ऊपर वाली। इस भूपटल को भी अपन क्या करते हैं, ये जो भू प्रॉपर्टी है इसको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। जो मैंने बांटा था ऊपरी भू प्रॉपर्टी और निचली भू प्रॉपर्टी। तो देखो, ये ऊपरी भू प्रॉपर्टी है और ये निचली भू प्रॉपर्टी। अब इनके मध्य आपको कुछ डॉट डॉट एक लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है।
तो ये आपका जो एक ऐसा क्षेत्र है संक्रमणीय क्षेत्र, जो दोनों परतों के बीच में, जैसे आपने पढ़ा था ऊपरी में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं और निचले में बेसाल्ट चट्टानें, तो दोनों में अलग हो गए, थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है उसको अपन कहते हैं कोर्नाड असमानता क्षेत्र या कोर्नाड संक्रमणीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? कोर्नाड, यानी ऊपरी पर्पटी और निचली भू पर्पटी को एक जो संक्रमण क्षेत्र अलग करता है, उसको नाम दिया कोर्नाड असमानता। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मेंटल, जो दूसरा भाग है। मेंटल या इसको अपन कहते हैं प्रवार। क्या कहते हैं? मेंटल या प्रवार। जैसे क्रस्ट से नीचे लगभग 2900 किलोमीटर, ये तो आपका 33 किलोमीटर तक था। अब 33 से नीचे जो 2900 किलोमीटर तक भाग है उसको अपन क्या कहते हैं? लगभग मेंटल कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं समस्त पृथ्वी के आयतन का 83%। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि मेंटल में क्या होता है, समस्त पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% ये वाली जो परत है इसमें आता है। पृथ्वी का 83% तो आयतन आता है, और द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो लगभग 68% आता है। 68% तक द्रव्यमान इस परत का रहता है, मेंटल का, 2 नंबर का। फिर अपन बात करते हैं इसमें, अपन इस परत को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। तो अपन बात करेंगे इसमें, एक हो गया ऊपरी मेंटल, उसका घनत्व हो गया 3 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मैं एक संक्रमण क्षेत्र के हिसाब से बांट रहा हूं। फिर अपन मैं इसको और अलग बांटूंगा, तो ये हो गया ऊपरी मेंटल, जिसका घनत्व 3.3 ग्राम से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक। फिर अपन इसकी बात करते हैं निम्न मेंटल, यानी निचला मेंटल, जो नीचे वाला भाग है, उसका घनत्व लगभग 5% तक। तो 3.5 से जो 5% जो घनत्व हुआ, उसके बीच में कुछ संक्रमण क्षेत्र था। अब सर संक्रमण क्षेत्र कैसे? आपने संक्रमण 2-3 बार नाम ले लिया, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन हरियाणा बॉर्डर, जो पंजाब बॉर्डर के पास है, राजस्थान का वाला गंगानगर क्षेत्र, हनुमानगढ़ क्षेत्र, तो वो राजस्थानी भी जानते हैं, राजस्थान वाले, और कुछ भाषा वो गंगानगर या पंजाब की भी तो जानते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ के लोग पंजाबी भी जानते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, दोनों भाषाओं को जानते हैं। जो बॉर्डर पे रहता है ना, वो उनके भी सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है, और इधर वाले के सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका प्रभाव रहता है। तो वो दोनों भाषाओं को जानता है। इसका मतलब वो एक संक्रमण क्षेत्र हुआ, यानी ऐसा संक्रमण क्षेत्र जिसमें इधर वाले का भी प्रभाव हो और इधर वाले का भी प्रभाव हो, उसको अपन कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो मैंने आपको बता दिया, इसको अपन निम्न मेंटल और ऊपरी मेंटल में बांट दिया। ठीक है, अब जो इसको जो असमानता क्षेत्र था, जो संक्रमण क्षेत्र था, जो मेंटल के बीच में, उसको अपन क्या नाम देते हैं? आपको देखा होगा कि जो मैंने जो नाम दिया था, ये दिया था आपके रेप्टी। क्या नाम दिया था? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। आपने यहाँ विभाजन किया ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, यहां पर इसको कहते हैं रेप्टी असंक्रमणीय क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? रेप्टी संक्रमणीय क्षेत्र। ये तो अपन मुख्य भागों को ही अपन 2 भागों में बांटे। अब अपन मेंटल को थोड़ा और अपन पढ़ते हैं। इसमें जो भारी खनिज होते हैं उनकी प्रधानता रहती है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान और आयतन ज्यादा है, तो यहाँ पर भारी खनिजों की जो मात्रा है अधिकता है। फिर अपन बात करते हैं इस मेंटल को, फिर अपन 3 भागों में बांटते हैं। इस मेंटल को जैसे मैं अभी यहाँ बता देता हूँ आपको, 3 भागों में बांटते हैं। जैसे इधर छोटा सा एक चित्र बना देता हूँ और वापस आपके लिए। ये तो हो गया आपका ऊपरी प्रॉपर्टी, ऊपरी, और ये हो गया निचली प्रॉपर्टी। तो यहां जो संक्रमण क्षेत्र था, उन्होंने आपने क्या नाम दिया था? आपने नाम दिया था कोर्नाड। क्या नाम दिया था? कोर्नाड। अब ये हो गया आपका ऊपरी मेंटल, और ये हो गया निचला मेंटल। इनके बीच में जो ये संक्रमण क्षेत्र है, इसको अपन नाम देते हैं, जो कहते हैं रेप्टी। क्या कहते हैं? रेप्टी संक्रमण क्षेत्र। ये देखो, मैंने मेंटल को 2 भागों में बांटा, ठीक है, और मैंने ये प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटा। उनके मध्य का नाम जो है ये मैंने दिया नाम, ये वाला मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैं इसको और भागों में बांटूंगा, अभी देखना। फिर अपन बात करते हैं, इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। इस परत को, ये वाली परत है मेंटल, इसको 3 भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते? क्योंकि यहां पर एक क्या है आपका जल भाग है, यहां पर एक अर्ध तरल अवस्था है, अर्ध तरल अवस्था।
ये वाली ठोस है और ये वाली यहाँ अर्ध तरल है, फिर वापस ठोस आएगी, फिर वापस तरल आएगी, इस प्रकार से। तो अपन बात करते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। जैसे मोह असमानता से लेकर 200 किलोमीटर तक निम्न वेग में। अब जैसे मैं बता देता हूँ, जो अपन अब एक और विभाजन कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना। मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को लेकर कर रहा हूँ। ये आपका हो गया ऊपरी अपन कह सकते हैं जिसको क्रस्ट, और ये हो गया मेंटल। इनके मध्य जो एक अपन विभाजन करते हैं, जैसे ये संक्रमण क्षेत्र है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको अपन नाम देते हैं मोह असमानता। क्या नाम देते हैं? मोह असमानता क्षेत्र। किन के बीच में? आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं जो विभाजन कर रहा हूं, ये विभाजन मैं किसके बीच में कर रहा हूं, या मैं नाम लिख देता हूं, वो प्रॉपर्टी, ये हो गए मेंटल और ये हो गए कोर। तो मैं अब इन दोनों के बीच में विभाजन कर रहा हूं, पूरी परत और ये दूसरी पूरी परत, इन दोनों के बीच में यहां पर मैंने किया मोह असमानता, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये वहां पर मोह असमानता क्षेत्र। अब ये क्या कह रहा है कि यहां से लेकर मोह असमानता क्षेत्र से लेकर 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर की ये निचली वाली भाग है, तो यहां 200 किलोमीटर तक यह एक निम्न वेग है, क्योंकि ये जो तरल भाग है, जहां ठोस में क्या है, जो भूकंपीय तरंगें तेज गति से जाती है और तरल भाग में उनकी गति कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निम्न मंडल कहते हैं। यह है इसको अपन दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। यहां पर अर्ध तरल अवस्था में जो लावा पाया जाता है, ये जहां पर तृप्त रहता है लावा, जैसे अपन बात करते हैं, यह अपेक्षाकृत अर्ध तरल अवस्था में है, इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ P और S तरंगों की जो गति है वो कम हो जाती है, इसलिए इसे अपन निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया मोह असमानता से लेकर 200 किलोमीटर तक पहला भाग। किसका पहला भाग बता दिया मैंने? इसको अपन मेंटल को 3 भागों में पढ़ेंगे, तो इसको मैंने पहला भाग बता दिया। फिर अपन दूसरे भाग की बात करते हैं, 200 से लेकर 700 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर, ये 700 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हो गए? 200 से लेकर 700 किलोमीटर। तो 200 से 700 किलोमीटर का जो भाग है, ये इसमें क्या होता है, ये भी एक संक्रमणीय क्षेत्र के द्वारा अलग होता है। जैसे अपन ने यह नाम दे दिया, ये देखो रेप्टी, देखो ये वाला 200 किलोमीटर और ये 700 किलोमीटर। तो यहां से जो एक भाग है, और वो ये नीचे वाला आपका है 2900 किलोमीटर, जो आपकी मेंटल की सबसे नीचे की गहराई है। तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग भी एक क्या है, जो मध्य मंडल है, ये भी एक क्या संक्रमण क्षेत्र है, जिसे अपन रेप्टी असमानता कहते हैं। ये वाला रेप्टी असमानता हो गया। फिर अपन बात करते हैं अंतिम 700 से लेकर 2900। देखो ये 700 है, यहां से लेकर 2900, इस मंडल की अपन बात कर रहे हैं, ये वाला। तो 700 से लेकर 2900 वाला ये निचला मेंटल क्या कहलाता है? ये निचला मेंटल लिखा हुआ निचला मेंटल कहलाता है। अंतिम सिरे पर इसका घनत्व बढ़कर लगभग 10 तक हो जाता है, यानी यहाँ पर 2.3 से यहाँ पर 2.9 से 3 तक हुआ, यहाँ वापस 3 से लेकर 10 तक हो गए, 5 से लेकर 10 तक हो गए लगभग। तो अपन कहते हैं ये वाला भाग। तो इसके अपन ने 3 भाग कर दिए। देखो एक भाग मैंने ये किया, दूसरा भाग ये किया और तीसरा भाग ये किया। अब जो ये मेंटली है, इस मेंटल को अपन ने 2 भागों में बांटा, तब तो इसको रेप्टी नाम दे दिया। अब अगर मैं भू प्रॉपर्टी और मेंटल को 2 भागों में बांट रहा हूं, तो इसको मैंने नाम दे दिया आपके मोह असमानता। ठीक है। अब अपन बात करते हैं तीसरा, यानी जो ये तीसरा है, इसका क्या नाम है? इसको अपन कहते हैं बाह्य कोर और इसको कहते हैं आंतरिक कोर। क्या कहते हैं? आंतरिक कोर। ये लगभग आपके आएगा 51-50 तक और ये आएगा 6371 किलोमीटर था। तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये जो अंतरिम कोर है, ये सबसे लास्ट वाला भाग है, तीसरा भाग। ये जो भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर, ये तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में अपन पढ़ते हैं, ये 2900 किलोमीटर से 6300, ये 2900 किलोमीटर यहां से शुरू होता है और यहां तक रहता है। 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक, ये पृथ्वी का केंद्र। फिर अपन बात कर रहे थे प्रवार और कोर को एक संक्रमणीय क्षेत्र अलग करता है। प्रवार और कोर, यानी जो ये वाला भाग, इसको अपन क्या कहते हैं? मेंटल को अपन प्रवार कहते हैं, या अपन ने नाम लिखा था मेंटल को प्रवार कहते हैं। तो इस दूसरे और तीसरे भाग को जो अलग करता है यहां पर, तो यहां पर जो एक असमानता पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं गुटेनबर्ग असमानता। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असमानता या विचर्ड असमानता। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर है वो, यहां पर गुटेनबर्ग, ये आएगा गुटेनबर्ग असमानता क्षेत्र, जो दूसरे और तीसरे के बीच में। फिर अपन बात करते हैं,
यहाँ पर क्या होता है, जो इसको भी अपन दो भागों में बांट देते हैं। इसका जो औसत घनत्व है वो लगभग 5.5 से लेकर 13 तक हो जाता है, बाद में 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है अंतिम का। फिर अपन इसको बात करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये हो गया बाह्य कोर, ये हो गया आंतरिक कोर। अब बाह्य कोर की क्या विशेषता है, ये 29 से लेकर पहले बात तो ये यहाँ तक फैला हुआ है 5050 तक, 5000 अपन कह सकते हैं 5150, 5150। फिर अपन कहते हैं इसमें जो तरल भाग है इसलिए ये लुप्त हो जाती है। ये क्या है, थोड़ा बाह्य, ये तरल भाग है। तो यहाँ पर पी एस तरंग है ना, वो लुप्त हो जाएगी। एस तरंग क्या लुप्त हो जाएगी, और पी का वेग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। पी का वेग क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर क्या विशेषता है कि इसका जो भाग है 5150 से शुरू होता है, 6371 किलोमीटर तक है, और घनत्व लगभग यहाँ पर 13 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यह अवस्था ठोस अवस्था है, यह अवस्था क्या ठोस है। और यहाँ पर पी तरंग आती है, यहाँ सबसे लास्ट में कौन सी तरंग आती है, पी तरंग आती है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे इस कोर को भी मैंने दो भागों में बांटा। देखो यहाँ पर एक भाग बांटा गया है, ये वाला बाह्य कोर, आंतरिक कोर। इसके मध्य भी एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे अपन नाम देते हैं लेहमन, लेहमन संक्रमण क्षेत्र। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इन परतों को भी मैंने अलग अलग प्रकार से बांट दिया। यानी तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 3 परतें थी। अब मैं आपको एक छोटे से एक नाम से, इनके नाम से बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैंने इनको किस प्रकार से बांटा। वैसे आपको पता चल गया। देखो ये मैं एक वापस एक साफ चित्र बना देता हूं ताकि आपको पता रहे। देखो ये हो गया आपका भू प्रॉपर्टी, या अपन कह सकते हैं क्रस्ट कह दो, इसको मैंने ले दिया क्रस्ट। ये हो गया आपका मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। ठीक है, अब जब मैं इधर लिख रहा हूं, मैंने कहा था ये 1 नंबर भाग है, ये 2 नंबर भाग है, और ये 3 नंबर। मैंने कहा था 1 और 2 नंबर को कौन सा संक्रमण क्षेत्र कहा था, 1 और 2 को, ये वाला, ये वाला। तो इसको मैंने आपको क्या नाम दिया था, मैंने इसको नाम दिया था मोह असमानता। क्या नाम दिया था, मोह असमानता। मैं इधर लिख देता हूं। फिर मैंने कहा था 2 और 3 को भी एक भाग अलग करता है। वो कौन सा भाग अलग करता है, जैसे मैंने इनको एक जैसा बना दिया, तो यह जो अलग करता है इसको अपन कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असमानता। देखो अब आपको पता चल गया होगा, यानी पहले और दूसरे को अलग करता है मोह असमानता, दूसरे और तीसरे को अलग करता है गुटेनबर्ग। समझ में आ गई बात। अब अपन ये तो हो गया 2। अब मैं अगर इसको क्रस्ट को 2 भागों में बांट देता हूं, ये क्रस्ट हो गया, इसको देखो मैं इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बांट देता हूं ताकि आपको आराम से दिखे। ये मैंने क्रॉस कर दिए। तो इसको जब अपन 2 भागों में बांटते हैं तो इसको अपन कहते हैं कोर्नार्ड असमानता क्षेत्र। कोर्नार्ड या संक्रमण क्षेत्र में डायरेक्ट लिख देता हूं, संक्रमण क्षेत्र। देखो मैं किसको बांट रहा हूं, क्रस्ट को 2 भागों में बांट रहा हूं। क्रस्ट का ये ऊपरी भाग और ये निचला भाग। अब मैं अगर मेंटल को 2 भागों में बांट देता हूं, जैसे देखो ये मैंने बांट दिया, तो यहां पर जो होगा ये आपको ध्यान रखना रेप्टी संक्रमण क्षेत्र होगा। क्या होगा, रेप्टी संक्रमण क्षेत्र। ये 1 भाग, ये 2 भाग हो गए रेप्टी संक्रमण। फिर अपन इस कोर को 2 भागों में बांटते हैं, तो इसका 1 भाग, इसका 2 भाग। और जो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोर को क्रॉस कर रहा हूं, ये क्रॉस कर दिया। मैं थोड़ा यहां साफ कर देता हूं, आपको आराम से दिखेगा। देखो ये और ये मैंने क्रॉस कर दिए। अब मैंने कोर को 2 भागों में बांटा, इसको मैंने नाम दिया था लेहमैन संक्रमण क्षेत्र। तो ये अब आपको आराम से खुला खुला दिख रहा है कि सर ने किस प्रकार से बांटा। पहले बड़े वाले 2 भागों को बांटते, पहला और दूसरा तो मोह असमानता, दूसरा और तीसरे को बांटते घुटन असमानता। फिर अपन बांटते इस 1 को ही 2 भागों में बांटते क्रस्ट को, तो कोर्नार्ड असमानता। फिर अपन 2 को, दूसरे भाग को 2 भागों में बांटते तो रेप्टी, और तीसरे भागों को 2 भाग में बांटते तो लेहमन। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी का जो विभाजन था, सर्वमान्य सिद्धांत, वो कौन सा था। उसके अनुसार जो 3 भाग थे मुख्य रूप से, उनके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू।